नमस्कार, मैं उभय सिंह परिहार आपको एग्जाम ओरिजिनल के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं वादे के अनुसार 150 क्वेश्चंस जो MPPSC फॉरेस्ट 2020 के मेंस में पूछे गए थे उनको लेकर आया हूं। MPPSC में दो पेपर्स होते हैं, एक होता है सिविल सर्विस का, एक होता है फॉरेस्ट का। उसके लिए प्री तो कॉमन होता है, प्री कॉमन होता है, जबकि यदि प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस सिविल सर्विस के और फॉरेस्ट के अलग अलग होते हैं। सिविल सर्विस में 6 पेपर होते हैं मेंस में, वहीं फॉरेस्ट में एक ही पेपर होता है और वो कितने क्वेश्चंस के रहते हैं, उसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं फॉरेस्ट के मेंस में। आज हम देखेंगे कि उसका सिलेबस कैसा था, उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चंस के ट्रेंड हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से कितने आते हैं, मैथ से कितने आते हैं, MPGK से कितने आते हैं और करंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखते हैं कि इसका मेन सिलेबस 2 पार्टों में विभाजित रहता है। पहला है जीएस का जिससे 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो दूसरा पार्ट रहता है उससे मुख्यतः बोल देते हैं कि यह फॉरेस्ट्री का पार्ट होता है जिससे 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें पूरे 100 क्वेश्चन फॉरेस्ट्री के ना होकर केवल 4 यूनिट अर्थात लगभग बोला जाए तो 40 क्वेश्चन फॉरेस्ट्री की रहती हैं और बाकी 60 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन्वायरमेंट, इन टॉपिक के रहते हैं। अब इसी में देखेंगे कि मैथ से कितने क्वेश्चन आए, तो मान के चलिए कि हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए ही हैं। हर 10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आए हैं। वहीं जीएस में देखें तो जीएस में 5 यूनिट होती हैं, 5 यूनिट होती हैं जिनमें 3 यूनिट एमपी की रहती हैं, 3 यूनिट एमपी की रहती हैं, 1 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आईटी की रहती है और 1 यूनिट करंट अफेयर की रहती है। 1 यूनिट करंट अफेयर की रहती है, जो सबसे टफ हो जाता है क्योंकि हम ये 50 क्वेश्चन प्री में भी पढ़ते हैं। इन 50 क्वेश्चन का सिलेबस वही है जो हम MPPSC के प्री में पढ़ते हैं, MPPSC के प्री में पढ़ते हैं। करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, आईटी सेक्टर भी पढ़ते हैं और MPGK भी पढ़ते हैं। लेकिन उनका ट्रेंड कैसे रहता है, उनका लेवल कितना रहता है, कितनी गहराई तक जाके पूछते हैं, ये हमको आज के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से तो हमारे पास सेट सी का जो इस वर्ष MPPSC मेंस फॉरेस्ट का मेंस हुआ था, उसका सेट सी हमारे पास है, जिसके शुरू के 50 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, समान अध्ययन के रहते हैं, और बाद के 100 क्वेश्चन फॉरेस्ट्री और साइंस के रहते हैं। तो आज हम 150 में लगभग 75 आधे क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आए हैं। मुख्य रूप से ये 150 क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं, जिनमें से 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। मतलब पूर्णांक कितने का रहता है हमारा, 450 का पूर्णांक रहता है, और इसमें पासिंग मार्क कितनी रहती है, तो लगभग 40% की पासिंग मार्क रहती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है।
तो हम मध्य प्रदेश के जब कल्चर वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें प्रमुख संगीतज्ञों के बारे में पढ़ते हैं। तो राजा भैया पूंछ वाले, इनका संबंध भी ग्वालियर से है। शंकर राव, पंडित शंकर राव जी का संबंध भी ग्वालियर से है। तानसेन जी का संबंध भी ग्वालियर से है। लेकिन उस्ताद आमिर खां का संबंध इंदौर से है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है उस्ताद आमिर खां। दूसरा क्वेश्चन है अटल सुरंग। अटल सुरंग जो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि अटल सुरंग अभी हाल ही में चर्चा में रही है। इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी 1 साल पहले ही किया गया है और इसका नाम अटल जी के नाम पर अटल सुरंग रखा गया है। यह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें से एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे में भी एक सुरंग बनाई गई है जो कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ती है। कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं, सीबा, ये ट्रिक है। ही से हिमाचल प्रदेश, रो से रोहतांग, सी से शिवकिला, अब बो से बोमडीला। ये प्रमुख दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं, जिनमें से रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग बनाई गई है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त NS धर्मशक्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यह भी करंट का क्वेश्चन है। यदि आप हमारे एग्जाम ओरिजिनल चैनल से जुड़े हैं तो आप देखते होंगे कि प्रखर सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास ली जाती है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डील किए जाते हैं। तो इनका संबंध किससे है जिनको गांधी पुरस्कार प्राप्त है? तो इनका संबंध है कुष्ठ रोग उन्मूलन से। तो धर्मशक्त जी ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए अच्छा कार्य किया है, लोगों को प्रेरित किया है और NGO के रूप में जगह जगह जागरूकता फैलाई है, इसलिए उनको इंटरनेशनल गांधी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्णय अंतिम रूप से विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेते हैं। लेकिन यदि हम विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानमंडल जो राज्यों में होती है उसमें विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो करंट अफेयर से है, इसमें पूछा गया है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो बहुत से लोगों ने इसको जल्दबाजी में गलत कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो G20 सम्मेलन हुआ वो रोम में हुआ था, लेकिन रोम में 16वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। और 17वें नंबर का कहाँ होगा? तो 17वें नंबर का इंडोनेशिया में होगा। जबकि 18वें नंबर का भारत में 2023 में प्रस्तावित है। तो 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में होगा।
ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। आप देखते होंगे कि इसमें करंट अफेयर का भी वेटेज भरपूर रूप से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है? इसमें देखें तो 2022 में पेपर लिया गया है एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2020 का, लेकिन यह करंट अफेयर कब का है? 2020। मतलब हमको 1.5 साल पहले तक के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? जब हम एमपीपीएससी का प्री अच्छे से पढ़ते हैं, पॉलिटी वाला एमपी का सेक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से ऐसे क्वेश्चन डील किए जाते हैं। तो इसका आंसर है बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लगभग 2004 से 9 तक, लगभग नहीं एग्जैक्ट 2004 से 9 तक, और लोकसभा अध्यक्ष सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में इनको जाना जाता है 1980 से 1990 तक। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम ध्यान देंगे पढ़ते समय कि राज्यपाल के पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, वो कहाँ के थे, कहाँ पे राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने से पहले और किन किन स्टेटों के राज्यपाल थे, तो यह भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो बलराम जाखड़ जी कहाँ के थे? तो बलराम जाखड़ जी का जन्म पंजाब में हुआ था। तो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो जैसे आप जानते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस कारण से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को ये आंसर लगाया था, क्यों? क्योंकि उनके पास अधूरी जानकारी थी। लेकिन यह पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 30 दिसंबर 1993 में पारित हुआ था। जो हमारा सेंटर वाला है वहां पे जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था और पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जो इसके लिए एक अधिनियम लेकर आया था। तो कब पारित हुआ? दिसंबर 30, 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? यह सबसे लट्टू क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप एमपीजी के पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं एमपीजी के सबसे पहले आप यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें कितने हैं? 16 नगर निगम हैं। 2 प्रस्तावित भी हैं। 2 प्रस्तावित कौन कौन सी हैं? भिंड और दतिया, लेकिन ये अभी बनी नहीं है दतिया। तो ये क्या है? ये प्रस्तावित है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 16 नगर निगम है जो भी हाल ही में चुनाव हुए थे और इनके नए रिजल्ट जारी किए गए हैं। उनमें से एक थी सिंगरौली, जहां पे आप पार्टी की महापौर बनी है। एकमात्र नगर निगम जहां पे आम आदमी पार्टी ने अपने महापौर को जिताने के भरपूर प्रयास किए और सफल भी हो गए। तो ये है मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम थे? तो 16 नगर निगम थे। मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? अब फसली क्षेत्र, क्योंकि यह पेपर माइनस मार्किंग का है, 1/3 माइनस मार्किंग रहती है इसमें, तो लोगों को ऑप्शन लगाने से पहले हाथ थरथराते रहते हैं, क्योंकि यदि गलत आंसर हुआ तो 1/3 मार्क्स उनके काट लिए जाते हैं। इसलिए सोच समझ के आंसर, जिसमें हमको पूर्ण रूप से पता हो कि ये वही आंसर होगा, तभी लगाएं। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने 11 लगाया, कुछ लोगों ने 7 लगाया, कुछ लोगों ने 5 लगाया। तो 11 लगाने वाले क्यों 11 लगाए? क्योंकि उनको पता था कि कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 11 हैं। तो इस क्वेश्चन के कारण उन्होंने कृषि क्षेत्र भी
11 आंसर लगा दिए। कुछ लोगों ने 7 लगाए। फसलों के आधार पर कितने क्षेत्र हैं? तो फसलों के आधार पर 7 क्षेत्र बताए गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश आयोग द्वारा सही आंसर क्या दिया गया है? तो 5। तो मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? 5 फसली क्षेत्र हैं। और यह किसके अनुसार है? तो यह कृषि विभाग के अनुसार है। किसके आधार पर? कृषि विभाग के आधार पर। कृषि विभाग के आधार पर कितने क्षेत्र बताए गए हैं? तो 5 क्षेत्र बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की है या की थी? तो वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख, जिसको दसपुर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, दसपुर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना किसने की है? तो वत्स भट्टी ने। यह एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भड़म सैतम, एमपी जनजाति के टॉपिक से एक क्वेश्चन। भड़म नृत्य किस जनजाति का है? तो भड़म नृत्य जो छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में मुख्य रूप से पाई जाती है, भारिया जनजाति, वह भड़म और सैतम। एक और कौन सा डांस है? तो सैतम। भड़म और सैतम डांस करती है। जब हम एमपी में जनजाति पढ़ेंगे तो जितनी भी जनजातियां हैं सभी के नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, उनके समाज के बारे में, उनकी आर्थिक व्यवस्था और रहन सहन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो मैक्सिमम लोगों ने कोक्कल आंसर लगाया था। जो मैक्सिमम लोग एमपी हिस्ट्री पढ़ते समय भी यही पढ़ते हैं। तो आयोग ने क्या माना है? तो आयोग ने इस क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं माने, और जब फाइनल आंसर की आयोग द्वारा जारी की गई तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो मल्हारराव होलकर के साथ, यशवंतराव होलकर के साथ, तुकोजी होलकर के साथ, काशीराव होलकर के साथ। तो इसमें बता दें कि मल्हारराव होलकर एक नहीं 3 लोगों के नाम थे, 3 होलकर शासकों के नाम थे। तो जो मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी वो मल्हारराव होलकर के साथ हुई थी। और इसमें न फर्स्ट बताया, न सेकंड बताया, न थर्ड बताया, लेकिन आंसर क्या माना है? मल्हारराव होलकर। जबकि यशवंतराव होलकर के साथ राजघाट की संधि हुई थी। राजघाट की संधि 1804 में हुई थी। 1804। इनको हिंद नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मल्हारराव होलकर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह। ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह नरसिंहपुर के निवासी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और नरसिंहपुर किस क्षेत्र में आता है? तो नरसिंहपुर महाकौशल क्षेत्र में आता है। तो इसका सही आंसर है महाकौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक होते हैं अर्थात सेमीकंडक्टर क्या हैं? केवल तात्विक हैं, केवल मिश्रण हैं, तात्विक या मिश्रण हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हिंदी में तो तात्विक लिखा है और मिश्रण लिखा है, लेकिन इंग्लिश में मिश्रण को कर दिया है कंपाउंड। और इसमें अधिक से अधिक लोगों ने आपत्ति लगाई थी। तो फाइनल आंसर की से पहले जो आंसर की आई थी वो तात्विक या मिश्रण थी, मिश्रण को सही माना था। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। लेकिन यदि तात्विक के रूप में देखें तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं
वो भी अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं, और जब मिक्सचर के रूप में बना दिया जाता है तो भी अर्धचालक बनाए जाते हैं मिक्स करके। तो इसका आंसर तात्विक या मिश्रण होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। अब इसकी कंट्रोवर्सी क्या है कि बहुत से लोगों ने इसमें आपत्ति लगाई थी और इंग्लिश और हिंदी में भी डिफरेंस था, इस कारण से आयोग ने इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं, मतलब कितने यूएसबी पोर्ट में कितने अन्य उपकरणों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 127। यह किस टॉपिक से है, तो जो हमारे एमपीपीएससी प्री में 9th यूनिट आईटी है, इसी प्रकार एमपीपीएससी फॉरेस्ट के मेंस में भी एक यूनिट है जो आईटी क्षेत्र से है, उस टॉपिक या उस यूनिट से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निम्न में किसमें कृत्रिम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। तो रोबोट्स में भी किया जाता है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में भी किया जाता है, आभासी वास्तविकता में भी किया जाता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो जो आजकल आप देख रहे हैं, चाहे मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो या गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हो, आप बोल के टाइपिंग करते हो, वो सब क्या है आज की डेट में, तो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अधिकतर एमपीपीएससी के क्वेश्चन जिसमें उपरोक्त सभी होता है, तो देख लें कि उसके कोई और आंसर तो नहीं है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो उपरोक्त सभी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है। तो रोबोटिक्स का उपयोग, जैसे अभी मैं पहले बताया कि यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है और क्वेश्चन में उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो आप रिस्क ले सकते हैं उपरोक्त सभी लगा के, और इसका भी आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें कार्य नहीं करता उस टॉपिक को बोलते हैं रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स क्या है, एक अध्ययन का सब्जेक्ट है, तो जिसमें हम रोबोट के बारे में अध्ययन करते हैं, रोबोट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो भी अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट भेजते हैं पीएसएलवी एसएलवी के द्वारा, तो उसमें भी रोबोट का यूज किया जाता है। ह्यूमैनॉइड भी रोबोट होते हैं, और ड्रोन जो आजकल यूज किए जाते हैं वो भी रोबोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस दिया है। तो कंप्यूटर वायरस फ्रेड कोहेन ने दिया है। यह भी आईटी के टॉपिक से क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया है, तो फ्रेड कोहेन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है पूरे भारत में। तो कौन सा स्थान रखता है, तो इसमें रखता है दूसरा स्थान। तो पहला किसका होगा, तो पहला है राजस्थान का, पहला है राजस्थान का। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो बहुतायता मात्रा में पाई जाती हैं। तो जो सासाराम बिहार तक फैली हैं विंध्य क्रम की चट्टानें, वो राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार तक गई हैं। तो मध्य प्रदेश के कटनी, सतना, दमोह वाले क्षेत्र में चूना पत्थर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश की जो चूना नगरी है वो है कटनी। तो ये मध्य प्रदेश के जियोग्राफी के खनिज वाले टॉपिक से क्वेश्चन था, और यह मुख्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण थे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन। अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू हुआ। तो जो अनूपपुर में अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन है, वो तो उसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। लेकिन इसको शुरू कब किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है, स्थापना हुई 1965 में,
स्थापना हुई 1965 में, लेकिन इसको शुरू कब किया गया है, तो शुरू किया गया है 1977 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विकास कारपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। अब फॉरेस्ट का पेपर है तो ऐसे क्वेश्चन आना लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। कोयला खदान और कोयला क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो यह भी खनिज टॉपिक से क्वेश्चन है कि सायपुर कहाँ पे है, मोह पानी कहाँ पे है। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, मध्य कोयला क्षेत्र और पूर्वी कोयला क्षेत्र। तो मध्य कोयला क्षेत्र में पेंच घाटी, तवा घाटी, कान्हा घाटी और सतपुड़ा श्रेणी आती है। तो सायपुर कहाँ है, तो सायपुर तवा घाटी में है। मोह पानी कहाँ है, तो मोह पानी सतपुड़ा श्रेणी में है। बरकुटी कहाँ है, बरकुही कहाँ है, तो बरकुही आपका पेंच घाटी में है। और हिंगन देवी कहाँ है, तो हिंगन देवी कान्हा घाटी में है। तो ये खनिज टॉपिक से है कि कोयला खान कहाँ है और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। ये हो गया कोयला जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत क्षेत्र की थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो 2020 में सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी थी, तो सबसे ज़्यादा क्षमता जो खंडवा के डोंगलिया में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र था उसकी लगभग 2500 मेगावाट के समथिंग थी, 2500 मेगावाट के समथिंग थी। कहाँ है ये, तो ये खंडवा में है। संजय गांधी कहाँ है, तो संजय गांधी बिरसिंहपुर उमरिया में है, बिरसिंहपुर पाली उमरिया। अमरकंटक कहाँ है, चचाई में है। ये चचाई रीवा वाला चचाई ना होके अनूपपुर वाला चचाई है। और सतपुड़ा सारणी कहाँ है, तो सतपुड़ा सारणी बैतूल में है। तो ये हो गए तापीय विद्युत केंद्र के बारे में कि कौन से सबसे ज़्यादा क्षमता 2020 में थी, तो किसकी थी, तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की थी। फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो यदि आप एग्जाम ओरिजिनल के करंट अफेयर के लेक्चर देखते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर ही आपको उसमें मिल जाएंगे। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड जो कहाँ होने वाला था, तो रूस में होने वाला था, लेकिन जानते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण बहुत से देश यहाँ पे जाने से इनकार कर दिए, जिसके कारण इसको शिफ्ट किया गया भारत में। और भारत में भी कहाँ होगा, तो भारत में चेन्नई में होगा। तो ये इसका आंसर क्या है, तो इस 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से थे, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। करंट अफेयर ये संगीत के क्षेत्र के थे। तो प्रफुल्लकर जी कहाँ के हैं, तो प्रफुल्लकर जी उड़ीसा के हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इस कारण से ये क्वेश्चन करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे सीहोर की बेटी हैं मेघा परमार जी, मेघा परमार जी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली मध्य प्रदेश की पर्वतारोही हैं और इनको ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर मेघा परमार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है, तो हीरा भूमिया मेला ग्वालियर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में
लगता है। तो ग्वालियर में भी लगता है, गुना में भी लगता है, दतिया में भी लगता है, मुख्य रूप से ग्वालियर और गुना में लगता है। लेकिन आयोग ने क्या आंसर माना है? तो आयोग ने आंसर माना है ग्वालियर माना है। इसमें ऑब्जेक्शन लोगों ने लगाया, तो ऑब्जेक्शन में मुख्य रूप से 2 आंसर कराने के लिए लगा रहे थे, लेकिन इसका आयोग ने सही आंसर क्या माना है? ग्वालियर। क्योंकि यदि एमपीपीएससी के प्री में आए तो आपको भी ग्वालियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको क्वेश्चंस के ट्रेंड पता चल जाते हैं, उसी के अनुसार हमारी तैयारी होती रहती है। तो ये बहुत लाभकारी होगा जो अभी प्री की तैयारी करते हैं या आगे 2021-22 के प्री देने वाले हैं, फॉरेस्ट का मेंस देने वाले हैं और 22 का एमपीपीएससी का प्री देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता की रचना किसने की है? तो बृहत संहिता की रचना गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक वराह मिहिर जी द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? भैरवगढ़ जो उज्जैन में है यह मुख्य रूप से अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे छिपा कला मुख्य रूप से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भैरवगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो भैरवगढ़ वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना का आयोजन 8 मई को किया गया। इस कारण से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसमें मुख्य रूप से पूछा था कि भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना का आयोजन कब किया गया। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? तो किसमें है? तो मंदसौर अभिलेख। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की है? तो वत्सभट्टी ने की थी। और यहाँ पे आ गया कि मंदसौर अभिलेख में किसका वर्णन है? तो यहाँ पे सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसमें बंधु वर्मा के द्वारा बुनकरों को सूर्य मंदिर निर्माण के लिए कुछ दान दिया गया था। तो ये किस में वर्णन है? मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख में वर्णन है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? प्री 2021 में कोई क्वेश्चन आया था कि मंधाता किसका नाम है, और फॉरेस्ट के मेंस में क्या क्वेश्चन आ गया कि ओमकारेश्वर किसका नाम है? तो ओमकारेश्वर मंधाता का नाम है और मंधाता ओमकारेश्वर का नाम है। यहाँ आगे देखते हैं महिदपुर कहाँ है? जो महिदपुर के फर्नीचर फेमस हैं, तो महिदपुर उज्जैन में है। काकड़ाय किसका नाम था? तो इस सांची का नाम था, सांची का नाम था। नलपुर किसका नाम था? नलपुर शिवपुरी का नाम था, नलपुर शिवपुरी का नाम था। तो इस प्रकार हमको पता चल जाता है कि जो एमपी के हिस्ट्री के शुरू वाले टॉपिक हैं कि किस स्थान के प्राचीन नाम क्या थे, और मुख्य रूप से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो न्यूज में रहते हैं। अब ओमकारेश्वर मुख्य रूप से शंकराचार्य जी की जो 108 फीट की मूर्ति लगाई जा रही है, उस कारण बहुत न्यूज में था, इसलिए 2021 के प्री और फॉरेस्ट के मेंस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो लोकमत के संपादक थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये वही द्वारिका प्रसाद मिश्र जी हैं जो मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में चाहे वो झंडा सत्याग्रह हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और किसके द्वारा निभाई? तो लोकमत के द्वारा निभाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है द्वारिका प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। तो इसका पहले क्वेश्चन दिया था दोनों। आयोग ने जो पहली आंसर की आई थी उसमें दिया था दोनों, लेकिन अब चेंज करके
दे दिया है GI क्लाउड। तो इसका सही आंसर है GI क्लाउड, क्योंकि ई प्रमाण तो एक अभियान या योजना बोल सकते हैं जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड थी, लेकिन यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग पूछा है तो GI क्लाउड, जिसका नाम मेघराज था, वो सही आंसर है। तो 36 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है GI क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी बनाइए कि कौन सी राज्य सरकार कौन से ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चला रही है। तो इसमें ज्ञान दूत सभी को मालूम होगा, क्योंकि ज्ञान दूत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। डाक नेट किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो डाक नेट जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सारथी किससे चलाई जा रही है, तो सारथी चलाई जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा, और सेतु चलाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो ई गवर्नेंस प्री की 9th यूनिट और फॉरेस्ट मेंस की 4th यूनिट में ई गवर्नेंस के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को IT एक्ट कब का है, तो IT एक्ट हमारा है 2000 का। IT एक्ट 2000 का है। तो उसमें पूछा गया है कि डिजिटल हस्ताक्षर को किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित किस में किया गया है, मुख्य रूप से अनुभाग 2 में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन या विस्तृत उल्लेख किस में किया गया है, अनुभाग 5 में किया गया है। इसमें बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, जिसके कारण आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का पठार किससे निर्मित है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो मुख्य रूप से पठार विस्तृत है उसका नाम है मालवा का पठार। वह किससे बना है, तो वह दक्कन क्रम की चट्टानों से बना है, और यही दक्कन क्रम की चट्टानें काली मिट्टी का निर्माण करती हैं, और वहाँ पे गेहूं, सोयाबीन, चावल, कपास की अच्छी खेती होती है। तो मालवा का पठार किससे निर्मित है, दक्कन ट्रैप से निर्मित है। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत में वन पाए जाते हैं, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा है। तो कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, 16% में पाए जाते हैं, कि 30% में पाए जाते हैं, कि 28 में पाए जाते हैं, कि 35% में पाए जाते हैं। तो जो मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट पाए जाते हैं पूरे क्षेत्र एरिया का, तो 30% में पाए जाते हैं, 30.72%। यह मुख्य रूप से 94,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग आता है। इसमें वृक्षावरण और फॉरेस्ट कवर दोनों शामिल रहते हैं, तो इस कारण से इसका परसेंटेज 30.72% हो जाता है। तो यह जो ISFR 2021 की रिपोर्ट थी उसमें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है UDP का पूरा नाम क्या है। तो UDP का पूरा नाम है यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। तो UDP का फुल फॉर्म सही आंसर है यूजर डाटा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के डोमेन में सफिक्स नहीं होता, मतलब किसमें प्रत्यय का यूज नहीं किया जाता। तो अमेरिका में मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं कि .US का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है, या यह सुफिक्स ना हो। आयोग के लिए बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन इसका आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति कब होती है। हम सभी लोग ये जरूर पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश या भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में 1 जून को आता है, केरल तट में 1 जून को आता है, मध्य प्रदेश में लगभग 30 जून तक,
30 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून की समाप्ति के बारे में बताया गया है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून 10 अक्टूबर को मध्य प्रदेश से विदा ले जाता है और इसके बाद यहाँ पर द्वितीय ग्रीष्म ऋतु चालू होती है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाता है? तो 10 अक्टूबर को समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? अब यहाँ पे नहीं बताया है कि शीत ऋतु के बारे में पूछ रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में पूछ रहा है, लेकिन हमको एक पढ़ने में मिलता है कि जो 21 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल लाइन है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसके करीबी आंसर 20 डिग्री सेल्सियस था और आयोग ने माना है 18 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको इसीलिए माना है कि शीत ऋतु में अलग आइसोथर्मल लाइन होगी और ग्रीष्म ऋतु में अलग आइसोथर्मल लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्य और उसके जिले बताए गए हैं। तो जब ये पेपर हुआ था तब करेरा अभयारण्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो शिवपुरी में करेरा अभयारण्य था उसको अनुसूची से या जो अधिसूचित था उसको हटा दिया गया है। तो करेरा कहाँ है? शिवपुरी में है। नौरादेही जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है वो कहाँ है? सागर में है। रातापानी जो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित है वो कहाँ है? तो रायसेन में है। बगदरा कहाँ है? तो बगदरा सीधी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 4th नंबर, रातापानी 3rd नंबर, 3rd नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, जिनको कपास जिले बोला जाता है, खंडवा और खरगोन में सबसे ज्यादा होता है। खरगोन में ही कपास अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन था कि कपास सर्वाधिक कहाँ होता है? तो खरगोन में कपास सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? तो मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2010, 2014, 2018, 2019 समय समय पर संशोधन होके आती रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 में आई थी। उसका अमेंडमेंट 2018 में भी हुआ, 2019 में हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। जबकि इसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया था तो लोगों द्वारा 2018 और 2014 की मांग की गई थी, जो पहले आयोग ने 2014 दिया था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसको डिलीट कर दिया गया है। 49वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना परसेंटेज? ये करंट और मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। तो आप देखते चलेंगे कि करंट अफेयर का वेटेज, चाहे वो जीएस के क्वेश्चन हो या करंट अफेयर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सभी करंट अफेयर या करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 2% योगदान है। इसका सही आंसर क्या है? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, लगभग गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है तृतीय। मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। प्रथम किसका है? प्रथम उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। द्वितीय किसका है? द्वितीय छत्तीसगढ़ का है। और तृतीय किसका है? तृतीय मध्य प्रदेश का है। तो
तो इस प्रकार मध्य प्रदेश भारत में कोयला उत्पादन में तृतीय स्थान रखता है। 50वां नंबर और जीएस के लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो किस क्षेत्र का, तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। हर वर्ष इसको लगभग कृषि कर्मण अवार्ड गेहूं के क्षेत्र में या सरसों के क्षेत्र में या तिलहन के क्षेत्र में या संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त होते रहते हैं। तो ये सभी कृषि किस क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र का ही योगदान मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है। और भारत की बात की जाए तो भारत का जो तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर है, तो भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हुए जो एमपी, करंट अफेयर्स और संचार प्रौद्योगिकी से आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो और आगे के 100 क्वेश्चन हैं तो वो फॉरेस्ट्री से, साइंस से और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम आगे अब जो 51 नंबर से क्वेश्चन है वो फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन है, वानिकी एवं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं। अब ये फॉरेस्ट्री 2020 से नए सिलेबस के रूप में जुड़ी है, तो फॉरेस्ट्री को भी नए तरीके से पढ़ना पड़ा लोगों को। और जो इसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल एमपीपीएससी के प्री के जैसे तो बिल्कुल नहीं आते, एमपीपीएससी के प्री के जैसे बिल्कुल नहीं आते। तो यदि फॉरेस्ट का मेंस देना है जिन लोगों को भी, तो साइंस को डिटेल में पढ़ें, न्यूमेरिकल पढ़ें और ज़्यादा फोकस होके पढ़ें यदि साइंस को पढ़ना है। तो अब हम इस में देखेंगे कि जो हमारे अगले 100 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम इस टॉपिक के 25 क्वेश्चन कर लेंगे और जो शेष 75 क्वेश्चन बचेंगे उनको कल कर लेंगे। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है। इसमें जो शुरू के 4 यूनिट हैं वो तो फॉरेस्ट्री से हैं, एक यूनिट है अपनी जनजातियों से है, जनजातियों से रिलेटेड है, एक यूनिट है इन्वायरमेंट से, 3 यूनिट हैं साइंस से जिसमें तीनों साइंस आ जाती हैं अपनी, बायो भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और फिजिक्स भी आती है, लेकिन वो डीप में पूछी जाती है और उसका सिलेबस दिया हुआ है, और एक यूनिट आती है मैथ की। तो ये मुख्य रूप से इन्हीं टॉपिक के 100 क्वेश्चन रहेंगे अपने। तो 51 क्वेश्चन है जनजातियों से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है। हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है या समग्र साक्षरता कितनी है। तो टोटल साक्षरता कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 69% साक्षरता है। कुल महिला की कितनी है, तो लगभग 59% है, और पुरुष की कितनी है तो 79%। तो ये मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत हो गया। और यदि हम एसटी में देखें कि एसटी में साक्षरता दर कितनी है, तो एसटी में साक्षरता दर है 50%। अब इसमें यदि हम 9 घटा देते हैं तो एसटी की महिला साक्षरता आ जाती है, यदि 9 जोड़ देते हैं तो एसटी पुरुष साक्षरता आ जाती है। तो इस प्रकार 50.6% मध्य प्रदेश में एसटी साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक महत्वपूर्ण पहचानने योग्य जनजाति ग्राम समाज का आवासीय नमूने की पारिस्थितिक इकाई है। तो कौन सी पारिस्थितिक इकाई जो जनजाति ग्राम से रिलेटेड है, तो हैमलेट ही है जो पारिस्थितिकी इकाई है और वो जनजाति ग्राम से रिलेटेड है। तो ये भी पार्ट बी के 5th यूनिट का क्वेश्चन है, जनजातियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनजातियों से है कि मध्य प्रदेश के जनजातियों में कौन सा स्वास्थ्य समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो पहले आंसर दिया था इनमें से कोई नहीं,
लेकिन इसको चेंज करके जब ऑब्जेक्शन लगाया गया सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये करंट में भी था और इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से अभियान भी चलाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिकल सेल एनीमिया, जो मध्य प्रदेश की जनजातियों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से है। बायो में है कि आरबीसी जो होती हैं हमारे शरीर में, उनके लिए सही कथन कौन सा है? कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हाँ होता है। आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो ये भी सही है। आरबीसी में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो कई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो ये गलत है। और आरबीसी प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु के लिए 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से केवल तीसरा आंसर नहीं होगा और बाकी सभी आंसर सही होंगे। तो इसका सही आंसर है 56 नंबर का। 56 नंबर का सही आंसर है। इसमें भी 3 है, मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी नंबर का 1, 2 और 4। जनजातियां वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा क्यों करती हैं? तो जो जनजातियां होती हैं वो प्रकृति पूजा करती हैं और प्रकृति में ही वन पाए जाते हैं, तो इसलिए जनजातियां चाहे वो पौधे हों या पशु हों उनकी रक्षा करती हैं और उनकी पूजा करती हैं। तो इसका सही आंसर है पूजा करते हैं इसलिए। पंडो, भूमिया, भूइहार किस जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं? तो किस जनजाति की हैं? तो गोंड जनजाति की उपजाति है भारिया। तो भारिया की उपजाति क्या है? पंडो, भूमिया, भूइहार। और किस जाति की उपजातियां हैं? तो मारिया जाति की भी उपजातियां हैं। मारिया जाति की भी उपजातियां हैं। तो मुख्य रूप से गोंड की उपजातियां भारिया और मारिया है और इनकी ही उपजातियां क्या हैं? पंडो, भूमिया और भूइहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो से है। क्यों थायरॉक्सिन अंग पर प्रभाव करता है और इंसुलिन नहीं करता? मतलब थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन्स होता है वो अंग पर इफेक्ट करता है और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो अंग पर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है कि जो थायरॉक्सिन होता है उसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं, जबकि इंसुलिन में रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं। तो देख लीजिए कि बायो में कितने डिटेल्ड में क्वेश्चन आते हैं और उनके कैसे आंसर फंसा के दिए जाते हैं। तो इसी गहराई से हमको बायो को कवर करना है। तो हमारा सही आंसर है 57 नंबर का सी आंसर, कि थायरॉक्सिन में रिसेप्टर होते हैं और इंसुलिन में रिसेप्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सर्टोली कोशिकाओं के कार्य हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं मुख्य रूप से एमपीपीएससी में लगातार 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि प्रजनन क्षमता या बायो का जो टॉपिक है तो उससे मुख्य रूप से एक क्वेश्चन, चाहे वो मेंस हो, चाहे 2020 का प्री हो, 2021 का प्री हो या 2020 के फॉरेस्ट का मेंस हो, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन इसमें भी देखेंगे कि ये कितने डिटेल में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कि सर्टोली कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं अतिरिक्त शुक्राणु कोशिका द्रव को फैगोसाइटोसिस, विकसन शुक्राणुजन कोशिकाओं की सुरक्षा, शुक्राणु कोशिकाओं का पोषण, शुक्राणुजन कोशिकाओं की गति का नियंत्रण, ये सभी कार्य सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन आप अधिकतर यदि सर्टोली कोशिकाएं जो मुख्य रूप से वृषण में पाई जाती हैं उसमें पढ़ते होंगे कि ये जो स्पर्म होता है स्पर्म का पोषण करती हैं। तो तीसरा आंसर हमारा सही है। तो मतलब तीसरा इसमें है, तीसरा इसमें है, तो ये दोनों हमारे नहीं होंगे। अब इनमें से ये होगा, ये तो ये होगा। तो मैंने बताया है कि यदि आपको सही नहीं पता है और रिस्क लेना है
तो आप उपरोक्त सभी में जाया करिए, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। कब उपरोक्त सभी में जाना है? यदि हमको पता ना हो कि ऊपर वाला कोई सही में आंसर है कि नहीं, तो जिसमें माइनस मार्किंग हो उसमें रिस्क लेना है, और जिसमें माइनस मार्किंग ना हो तो उसमें तुक्का तो मारना ही है, और वो अधिकतर सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है? मतलब पीपुल्स पार्टिसिपेशन पर किसमें जोर दिया गया है और किस वन नीति पर चर्चा की गई है? तो भारत में मुख्य रूप से 3 वन नीति आई थी। 1894, स्वतंत्रता की पहली वन नीति 1952 और नवीन वन नीति 1988। तो जो वन नीति है तो 1988 या नवीन वन नीति में ही लोगों को पार्टीशन पर जोर दिया गया है, ताकि वो वन संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, वनों का संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं और प्रकृति की रक्षा करें। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत होगा, क्योंकि ये तो एक्ट है, तो इनमें तीनों में से है। ये अंग्रेजों के शासनकाल में था, अंग्रेज इतना कुछ करते नहीं थे, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय वन नीति 1988। 63 नंबर का क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष में जैव विविधता अधिनियम, कोष्टक में है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन, UNCPD बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर हस्ताक्षर कब किए भारत द्वारा? अब जब इसमें पारित होने की बात आती है भारत में, क्योंकि एक्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेस्ट्री के शुरू के 4 यूनिटों में से जो 3rd यूनिट है उसमें हम एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। और उनमें से यदि जब इसने संयुक्त राष्ट्र में हस्ताक्षर के बारे में पूछा तो लोग कंफ्यूज हो गए, और लोग 2002 न लगा के, कुछ लोग 2010 या 2008 लगा के आए हैं, और कुछ लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, तो घाटे में चले गए हैं। लेकिन इसका सही आंसर है 2002। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम कब हस्ताक्षर किया था भारत ने? तो 2002 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सा प्रकाश प्रभावी नहीं होता? तो जब भी क्वेश्चन को डील करें या गोला भरने के लिए जाएं, क्योंकि जो फॉरेस्ट के मेंस का पेपर होता है तो वो होना ऑनलाइन था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो OMR सीट में कराया गया, और उसमें गोला भरने से पहले एक बार जरूर ध्यान दे लें कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो इसका सही आंसर है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश का यूज हम प्रकाश संश्लेषण में नहीं करते, जबकि लाल प्रकाश हो, नीला प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो तो उसमें प्रकाश संश्लेषण का यूज करते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। अवायु श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पाइरूवेट जो बनते हैं उससे कितने ATP अणु का निर्माण होता है? तो उससे 2 ATP अणु का निर्माण होता है। तो ये भी बायो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट से आ जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 7 अध्याय और 66 धाराओं के बारे में बताया गया है, और इसमें 6 अनुसूचियां भी हैं। जब हम फॉरेस्ट्री को डिटेल से पढ़ेंगे तो एक्ट को हम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, किस धारा में क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग PSC, जो राजस्थान PSC हो, छत्तीसगढ़ PSC हो, या इंडिया के और स्टेट की PSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि हम सॉल्व कर लेते हैं, उनको एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने डिटेल्ड में हमको पढ़ना है। तो इसका सही आंसर है 7 अध्याय और 66 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को किस वर्ष में स्वायत्तता मिली, मतलब ऑटोनॉमी बॉडी ICFRE को कब बनाया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसको स्वायत्तता ऑटोनॉमी कब मिली? तो ऑटोनॉमी मिली 1991 में। तो ICFRE को किस वर्ष स्वायत्तता मिली? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1988 की जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें सबसे पहले जिक्र किया गया था और उसी के चलते 1990 में पहली बार बंगाल के क्षेत्र से ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया गया। ये क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे चौथी यूनिट में, फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वन विभाग के लोग और समाज के लोग मिलकर वन का प्रबंधन करते हैं और संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट अर्थात जनजाति वाले यूनिट से आता है। जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह। अब इसमें बहुत लोगों ने जनजाति समूह पर ध्यान न देकर सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है यह देख लिया। तो सबसे ज्यादा जनजाति समूह कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जनजाति समूह गोंड है, जिसमें बहुत उपजातियां हैं और यह लगभग सभी जिलों में निवास करती है। जबकि मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, दूसरी गोंड है और तीसरी कोल जनजाति है। यह बघेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है और कोरकू जनजाति बैतूल, होशंगाबाद, हरदा क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे बृहद समूह के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR जो जनजातियों के लिए राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान बना है। तो वो कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखते हैं कि जो फॉरेस्ट्री की फिफ्थ यूनिट है जनजाति वाली है तो उससे जनजाति के लगभग 10+ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से जो पहला पार्ट जीएस वाला पार्ट है उसमें भी जनजातियों से बहुत से क्वेश्चन आए हैं। मतलब यदि आप MPPSC के फॉरेस्ट का मेंस दे रहे हैं तो जनजातियों से 15 क्वेश्चन प्लस ही मान के चलिए कि जनजातियों से आते हैं। और जनजातियों में भी देखते हैं कितने डिटेल्ड में क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? तो बादल भोई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम पर छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडला जिले में कितनी जनजाति खंड हैं? तो कितने जनजाति खंड हैं? यह सबसे टफ क्वेश्चन था, सबसे कठिन क्वेश्चन था, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है ना याद रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये माइनस मार्किंग के क्वेश्चन पेपर है। तो कितने जनजाति खंड हैं? तो 9 जनजाति खंड है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो हर छिंदवाड़ा में कितने जनजाति खंड हैं, मंडला में कितने हैं, डिंडौरी में कितने हैं, तो बहुत वास्ट हो जाएगा सिलेबस। तो मुख्य रूप से जो ज्यादा पोर्शन आता है उसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह फिजिक्स के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि कच्छ का तापमान यदि 25 डिग्री सेल्सियस है, एक विद्युत रोस्टर के निक्रोम आधारित तापन अवयव में नगण्य लघु विद्युत धारा माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित की जाती है और उसका प्रतिरोध मतलब टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रतिरोध R कितना दिया है 75 ओम का प्रतिरोध दिया है, विद्युत आपूर्ति
से संयोजित किया जाता है, वोल्ट कितना दिया या विभव कितना दिया, V का मान कितना दिया है, तो 230 वोल्ट दिया है। और स्थायी जो परमानेंट करंट फ्लो हो रही है वो 2.3 स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हमको निकालना है कि तापमान होगा, निक्रोन तत्व के स्थायी अवस्था का तापमान होगा, जबकि इसके लिए अल्फा अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया हुआ है। तो इसके लिए एक सूत्र यदि बन जाता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यह बहुत डिटेल्ड में रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन कोई सॉल्व करके नहीं जाता है, क्योंकि ये अधिकतर लोग साइंस बैकग्राउंड के तो होते हैं लेकिन वो 12वीं तक साइंस पढ़ने के बाद भूल जाते हैं और इस प्रकार के डिटेल क्वेश्चन वही पढ़ते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रहते हैं। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते, क्योंकि ये माइनस मार्किंग का पेपर है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1986 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सही आंसर है 72 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फिजिक्स के 73 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी फिजिक्स से है कि जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है, ठीक, और चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है। तो उसके लिए पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा यदि 6 सेकंड में 10 दोलन पूरा करता है। तो एक चुंबकीय सुई बताई गई है कि एक चुंबकीय सुई में इतना इतना जड़त्व आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो उसका चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे? तो उसका चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जो यहाँ मैं पहले से लिख दिया था। तो उसके ये फार्मूला के थ्रू यदि हम दिए हुए पैरामीटर्स को रख देंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। और यदि पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस वाले फार्मूला का यूज करके हम पहले वाले अर्थात टेम्परेचर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका मान आया था 1986 डिग्री सेल्सियस। और यदि हमको चुंबकीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इस फार्मूले में रखकर सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर है 0.012 टेस्ला। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 0.012 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन कि कितने सदस्य मध्य प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद में होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि यदि आप जानते हैं कि परिषद में कितने सदस्य हैं तो लगाइए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। पढ़े हैं तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो कितने क्वेश्चन हैं, सॉरी कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य जनजाति सलाहकार परिषद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। ये सिलेबस में डायरेक्ट पूरा यही शब्द दिया हुआ है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ के जाना है। यह फिजिक्स का क्वेश्चन ऊर्जा वाले टॉपिक से आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश में ऊर्जा को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाया गया। कब बनाया गया? 25 अगस्त 1982 को बनाया गया। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या रहती है। मतलब जो चुंबक से दूर भागते हैं और जो चुंबक की तरफ भागते हैं। तो जो चुंबक से दूर भागते हैं तो वो ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति रखते हैं, और जो चुंबक की तरफ भागते हैं तो वो धनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऋणात्मक और धनात्मक।
अब टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, तो आज हमने लगभग 74 क्वेश्चन डिस्कस किया और जो शेष बचे 76 क्वेश्चन वो कल डिस्कस कर लेंगे। और जितने भी आपको फॉरेस्ट्री के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो उसको पहले पेपर को एनालिसिस कीजिए। प्रीवियस ईयर जब से ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है, क्योंकि इससे पहले लिखित पेपर हुआ करता था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ। नया सिलेबस आया 2020 का जिसमें फॉरेस्ट्री इंक्लूड की गई, माइनस मार्किंग इंक्लूड की गई। तो जो लोगों ने भी ये 2020 के फॉरेस्ट्री का मेंस दिया है उन लोगों को तो ये देखना ही है। जिनको आगे देना है, 2021 का मेंस देना है, 2022 का मेंस देना है, उनको भी पेपर एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि पेपर को एनालिसिस करने से फायदा होता है कि पेपर का ट्रेंड पता चल जाता है कि कितने डिटेल में पेपर आता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं जो फॉरेस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें और हम जो फॉरेस्ट्री के या साइंस के लेक्चर लेकर आने वाले हैं वो आप तक पहुंच पाएं। धन्यवाद।